नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर को करिकुलर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 50 एमसीक्यू को। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पेपर बाकी है होना, तो आपके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन आपको इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। इसके पहले हमने कई सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी क्लासेस लगभग 45 क्लासेस हुई हैं, सबको ध्यान से देख लीजिएगा। आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तित्वों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में विभाजित किया है? Who among the following psychologists divided all personalities into introverts and extrovert? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में कौन कन्वर्ट किए थे भाई? एक जो है साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम कार्ल युंग है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। कार्ल युंग ने सभी व्यक्तित्वों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में विभाजित किया था। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए, अभिवृत्ति कितने तत्वों से मिलकर के बनी होती है? हाउ मेनी एलिमेंट्स इज एटीट्यूड कंसिस्ट ऑफ? कितने तत्वों से मिलकर के बनी होती है साथियों? इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का करेक्ट आंसर विकल्प बी होगा। 3 तत्वों से मिलकर के बनी होती है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, गार्डन आलपोर्ट ने शील गुणों को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है। गार्डन आलपोर्ट कैटेगराइज्ड ट्रेड्स इनटू 3 लेवल्स। द लेवल्स आर कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। यहां पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ए होगा। गार्डन आलपोर्ट ने शील गुणों को कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी इन 3 स्तरों में वर्गीकृत किया था। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देखिएगा, फ्रायड के अनुसार डैश का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीके पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अचेतन मन का भाई, अनकॉन्शियस माइंड का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? अभिवृत्ति क्या है? व्हाट इज एटीट्यूड? तो भाई एन इवेल्युएशन और वे ऑफ सीइंग समथिंग, किसी चीज को देखने या मूल्यांकन करने का तरीका क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है, अभिवृत्ति कहलाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कम आत्मसम्मान वाले छात्र प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स विथ लो सेल्फ एस्टीम मैनिफेस्ट क्या प्रदर्शित करते हैं? तो टाल मटोल करते हैं, फीडबैक से बचने के लिए सीखने की प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। ए और बी दोनों सत्य है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। टाल मटोल कैसे करते हैं भाई? आप लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो जब कहा जाता है कि कॉपी पूरी करके चेक करवा लीजिए, तो कहते हैं कि सर जी आज पूरा नहीं कर पाए हैं, कल पूरा कर लेंगे। फिर जब कल पूछा जाता तो कहते हैं सर जी तबीयत खराब हो गया था, सर जी बारिश हो रही थी तो लाइट नहीं आई इसलिए काम नहीं पूरा कर पाए। तो वहां टाल मटोल करते हैं कम आत्मसम्मान वाले भाई। और फीडबैक से बचने के लिए, मान लीजिए कि क्लास में कहा सर जी ने जाओ सब लोग कल याद करके आना, मैं कल टेस्ट लूंगा। तो भाई जो छात्र नहीं पढ़ पाए थे तो क्या करते हैं, वो अगले दिन पढ़ने ही नहीं आते हैं। या तो अगर जब देखिए टीचर कहते हैं कि सैटरडे को कि टेस्ट होगा, तो संडे के बाद मंडे में जब छात्र आता है पढ़ने तो कहते हैं कि सर जी हम तो सैटरडे को आए ही नहीं थे। तो इस प्रकार का आपने बहाना सुना होगा, है ना। और जब हम लोग पढ़ते थे तो मान लीजिए जो हाई सेल्फ स्टीम का छात्र होता था वो बोल देता था कि सर जी कल आपने टेस्ट लेने के लिए बोला था, है ना। तो करेक्ट आंसर यहां पर इस विकल्प का डी हो जाएगा प्यारे साथी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए भाई क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल का एक आयाम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल? क्या आयाम नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, एक्टोमॉर्फ आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछना चाहता है कि डैश फील्ड प्रेषक का पता इंगित करता है
है, यानी जिसने ईमेल भेजा है। अगर बाबू ने सोना को ईमेल भेजा है तो बाबू का एड्रेस कहां मिलेगा? फ्रॉम वाले ऑप्शन में मिलेगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। और अगर बाबू ने सोना को ईमेल भेजना है तो टू वाले ऑप्शन में, जिसको भेजना है उसका टू ऑप्शन में, और जिसका भाई आना है, जहां से आया है, जिसने भेजा है, तो वो फ्रॉम वाले ऑप्शन में दिखेगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या पूछा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर के लिए। कार्बन कॉपी सीसी का क्या उपयोग होता है? तो कार्बन कॉपी प्राप्तकर्ता सीसी में संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्यमान होते हैं। इसमें प्राइमरी रेसिपिएंट को छोड़ करके सेकेंडरी रेसिपिएंट को भी चांस मिलता है ईमेल देखने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहां पर विकल्प बी होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या पूछ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, जब मैं दूसरे व्यक्ति को सुन रहा हूं तो सही शारीरिक भाव भंगिमा क्या होगा? देखिए भाई, ये व्यक्ति है, इनसे बात कर रहा है, और बाद में यह जो व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति, मान लीजिए कि इनसे बात करने लगता है, तो यह व्यक्ति क्या करेगा? इनकी तरफ चेहरा झुकाएगा और थोड़ा सा पीछे हटेगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। मैं अक्सर थोड़ा आगे झुकता हूं और अपने शरीर को स्पीकर की ओर करता हूं, मतलब ये बोल रहे हैं तो इनकी तरफ चेहरा कर लेगा, शरीर कर लेगा। 10 नंबर के लिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या पूछ रहा है आपसे। निम्नलिखित में से किसे एक परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? तो दादा दादी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, ससुराल में भी भाई परिवार के सदस्य होते हैं, क्योंकि बेटी अगर इस घर से उस घर में चली गई तो क्या होता है कि दो परिवार आपस में जुड़ जाते हैं। मान लीजिए ये है, तो इनकी शादी हो जाती है इस परिवार में, इस परिवार में शादी हो जाती है, ऐसे है ना, इस परिवार में शादी हो गई और इस परिवार की बेटी थी, ये बेटी है, देखिए बी से लिख देते हैं। तो जब इसकी शादी इनके साथ हो गई तो ये दोनों परिवार आपस में क्या हो जाते हैं? कनेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, यह भी ससुराल में भी हो जाएगा भाई, परिवार के सदस्य मान लिए जाएंगे। आगे देखिए अगला ऑप्शन, देखिए क्या पूछा है। अगला ऑप्शन में कह रहा है कि माता पिता तो परिवार के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, जबकि करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर जो होगा आप सभी का विकल्प डी होगा। दोस्त परिवार का सदस्य नहीं होता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का साथियों विकल्प डी होगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए साथियों, क्या है भाई। बातचीत शुरू करते समय मैं आमतौर पर तो छोटी सी बात के साथ नई बातचीत को वार्म अप करता हूं। जैसे मान लीजिए यह व्यक्ति है और इनको इस व्यक्ति के साथ बातचीत करना है, तो ये व्यक्ति इससे पूछेंगे व्हाट्सअप, हाउ आर यू, कैसे हो आप। तो छोटी सी बातचीत के साथ वार्म अप होता है, फिर बाद में धीरे धीरे बातचीत बढ़ती चली जाती है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए होगा। अगले सवाल को देखेंगे, 13 नंबर का क्या पूछ रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण में होने में बाधक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इंफॉर्मेशन रिचनेस, तो जब सूचना की समृद्धि रहेगी तो बाधा नहीं उत्पन्न होगा, मतलब बहुत कुछ है बताने के लिए। संदेश की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, यह भी बाधा नहीं होगा। सक्रिय श्रवण, ढंग से सुन रहा है तो भी बाधा नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा यहां पे सांस्कृतिक मतभेद क्या है, प्रभावी संप्रेषण में एक बाधा होता है। अगला सवाल देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है। प्रभावी मुखर संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्तिशाली निर्धारक है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो? तो प्रभावी संचार के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावरफुल डिटरमिनेंट फॉर इफेक्टिव असर्टिव कम्युनिकेशन वेदर रिटन और स्पोकन? तो जो आई वाले संदेश होते हैं, है ना, आई वाले संदेश होते हैं, वो प्रभावी संचार के लिए जो है बहुत ही शक्तिशाली निर्धारक होते हैं, पावरफुल डिटरमिनेंट होते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, है ना, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं वाले संदेश कि मैं मानता हूं, ये काम मैं करूंगा, मेरे द्वारा किया जाएगा, तो ज्यादा इसमें अच्छा होता है। जब मान लीजिए 10 लोगों में काम बांटना है, 10 लोगों में काम बांटना है इस प्रकार से, है ना, तो ये व्यक्ति आएगा कहेगा चलो हम कर देते हैं, हम ही कर देते हैं। तो ये मैं वाला संदेश सबसे ज्यादा असर्टिव कम्युनिकेशन में जो है पावरफुल डिटरमिनेंट है। अगला सवाल 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संचार को प्रभावी नहीं अप्रभावी बनाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव? अप्रभावी बनाता है। तो अस्पष्टता, कही जाने वाली बात अस्पष्ट होती है तो वो प्रभावी संचार नहीं होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 16 नंबर का। एक प्रभावी संचारक की योग्यता का आकलन इन आधारों पर किया जा सकता है। द कंपिटेंस ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैन बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो उस संचारक का व्यक्तित्व कैसा है, उसका उस क्षेत्र में अनुभव कितना है, लक्षित दर्शकों के साथ अंतरक्रिया कर पा रहा है कि नहीं, या फिर लक्षित दर्शकों की आवश्यकताओं को वो पूरा कर पा रहा है कि नहीं। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर यहां पर नहीं, क्वेश्चन 16 है ना। तो 16 नंबर के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, यहां पर देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लक्षित दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करना, है ना। मान लीजिए एक टीचर आपको क्लास में बुलाता है कहानी सुनाने के लिए, और दर्शक भी चाहते हैं, जो छात्र बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि कहानी सुनाया जाएगा, तो बाद में वो कहानी ना सुना करके जो है आपको क्या करने लगे, पढ़ाने लग जाए, और आपका मूड पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कि जो आप चाहते थे वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर पूरा हो पा रहा है, इसका मतलब जो कम्युनिकेटर है वो इफेक्टिव है। करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर देखिए, 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या पूछा है। लोगों और संगठनों के बीच जानकारी को संप्रेषित और समझने की क्षमता को किस नाम से जाना जाता है। क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए 17 नंबर के लिए करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, संचार। तो संचार के रूप में जाना जाता है। जानकारी जब संप्रेषित होगी, फैलेगी इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपुल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर है 18 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन संदेश भेजने का वैध तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वे टू मैसेज। तो ईमेल भी है, स्काइप भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, ब्लॉग भी है, फैक्स भी है, और त्वरित संदेश इंस्टेंट मैसेजिंग भी है। टेक्सटिंग, आप लोग टेक्स्ट करके मैसेज करते हैं, एंड सोशल नेटवर्किंग इंस्टाग्राम पे बातचीत करते हैं, हाय हेलो, तो वह भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी क्या है, वैध तरीके हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर 19 नंबर का। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रेषक कहा जाता है, सेंडर कहा जाता है। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या होता है, रिसीवर होता है ना, या रिसिपिएंट कह लीजिए। जिस माध्यम से संदेश जाता है उसको चैनल कहते हैं, और बाद में जो प्रक्रिया आती है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। इतना बात याद रखिएगा, है ना। कम्युनिकेशन साइकिल में यही 4 मेन होता है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर का क्या पूछता है। आमतौर पर संचार डैश होता है जिसमें सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं। तो जब वन पर्सन टू अनदर पर्सन कम्युनिकेशन नॉर्मली होता है तो उसको इंटरपर्सनल कहते हैं, पारस्परिक संचार कहते हैं। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का। हम में से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अलावा भाव भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देते हैं। गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 22 नंबर का, 22 नंबर का। नेटवर्क जिसमें संगठन के सदस्य किसी के साथ भी संवाद कर सकते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो विकेंद्रीकृत नेटवर्क कहते हैं, जो है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कहते हैं। करेक्ट आंसर साथियों बी होगा। आइए ले चलते हैं आपको अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23। भाव प्रदर्शक अशाब्दिक चेहरे और शरीर की गति होती है जिन्हें प्रयोग किया जाता है। Affect displays are the non-verbal face and body movement used to भावना को व्यक्त करने के लिए। Express emotions, कोई व्यक्ति चेहरे से रो रहा है, उसका चेहरा उदास है, इसका मतलब वो अपना दुख व्यक्त करना चाहता है। कोई व्यक्ति प्रसन्न है, इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न है, इसका मतलब उसकी लॉटरी कहीं लग गई है। अगला सवाल देखिए, किसी के चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं, इसका मतलब कि वो व्यक्ति घबराया हुआ है। गतिशील अशाब्दिक संचार के तत्वों को संदर्भित करता है जो बातचीत के दौरान डैश होता है। यहाँ पे इस सवाल को भाई ऐसे भी समझ लीजिए 23 नंबर का। तो भावना कैसे व्यक्त होता है, मान लीजिए टीचर इनसे सवाल पूछ रहा है और बगल में ये बैठे हैं, तो सबसे ज्यादा हवाई इनकी उड़ती है कि अरे बाप रे बाप अभी तो हमसे सवाल पूछेंगे, है ना। तो ऐसे समझिए। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर चलने से पहले इसको भाई इरेज कर देते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। गतिशील अशाब्दिक संचार के तत्वों को संदर्भित करता है जो बातचीत के दौरान डैश होता है। तो गतिशील का मतलब वो चेंज हो सकता है, चेंजेबल। करेक्ट आंसर ए होगा, परिवर्तन योग्य होगा। आज आप कह रहे हैं कि का से कबूतर, कल आप कहने लगेंगे कि का से कमल, परसों आप कहेंगे का से किताब, और उसके बाद कहेंगे का से कॉपी। चलिए 25 नंबर का सवाल। हैप्टिक्स विशिष्ट अशाब्दिक व्यवहारों के अध्ययन को संदर्भित करता है। तो ये स्पर्श का है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्पर्श का है। अगला सवाल स्क्रीन पर देखिएगा
26 नंबर का क्या है भाई, अनुभवात्मक सीवी क्या है, व्हाट इज द एक्सपीरियंशियल सीवी। अब सीवी का आपसे पूरा नाम पूछ सकता है, फुल फॉर्म, तो करिकुलम वीटे कहते हैं। तो यहां पर देखिए डिटेल सीवी में कार्य अनुभव का विवरण, आपने कहां कहां पर कार्य किया है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, तो वही होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 27 नंबर का, जाजोन्स 1968 के अनुसार अभिवृत्ति कैसे बनते हैं, हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू जाजोन्स। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका ए होगा, मात्र प्रदर्शन, मियर एक्सपोजर। देखते देखते बच्चा सीख जाता है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर का, बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। करेक्ट आंसर बी विकल्प है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 29 नंबर का, आत्मविश्वास निर्माण में क्या शामिल है, आत्मविश्वास निर्माण में क्या शामिल है, तो आत्मविश्वास, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर आत्मविश्वास जगे, एक नया जुनून, एक नया उमंग आए, तो जीवन में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, है ना, लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमको आईएएस बनना है। तो जब इतना बड़ा सोचेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक आएगा। हमेशा सकारात्मक सोचे, यही सोचे कि मैं आईएएस बनकर रहूंगा, और उन लोगों से बात करें जो आश्वस्त हो, जो सफल व्यक्ति हो, उनसे बात करिए। तो इससे सबसे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, डेवलप होगा। साथियों इस प्रश्न के लिए देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यहां पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। 30 नंबर का सवाल देखिए, स्कूल के घंटों के दौरान, स्कूल टाइमिंग, स्कूल आवर्स के दौरान या मीटिंग के दौरान सही सेल फोन रिंगर सेटिंग क्या है। तो जब आप स्कूल में गए हैं तो पहली बात तो मोबाइल फोन मत ले जाइए, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि स्कूल में मोबाइल फोन वैसे भी अलाउड नहीं होता है। अगर कॉलेज में है, कॉलेज आवर्स में, तो यहाँ पे आई थिंक कॉलेज आवर्स लिख देना चाहिए। लेकिन चलिए अगर स्कूल के घंटों के दौरान लिखा है तो कोई जरूरी नहीं कि ये छात्रों को ही कहा गया है, टीचर तो फोन ले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, कंपन पे करिए, वाइब्रेशन मोड पर करिए, या फिर ऑफ करके रखिए, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प। ऑफ करने का मतलब कि फोन ऑफ नहीं, रिंगटोन को बिल्कुल साइलेंट कर दीजिए। अगला सवाल देखिए 31 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल नागरिकता का तत्व नहीं है। तो डिजिटल नागरिकता का तत्व नहीं है, तो जो व्यक्ति डिजिटल नागरिक होगा उसके पास डिजिटल एक्सेस होगी, व्हाट्सएप इंटरनेट उसके पास रहेगा, यहाँ पे डिजिटल कॉमर्स भी हो जाएगा, वोडाफोन आइडिया ये सब से जुड़ा रहेगा, डिजिटल लॉ, वो डिजिटल कानूनों को भी पालन करेगा। तो करेक्ट आंसर भी होगा डिजिटल मार्केटिंग। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा साथियों 32 नंबर का क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कौन कौन से, आनुवांशिकता और शारीरिक विशेषताएं, ठीक है बिल्कुल, पारिवारिक वातावरण बिल्कुल ठीक है, सांस्कृतिक कारक बिल्कुल ठीक है। आप लोग देखते हैं ब्रिटेन के जो लोग हैं उनका अलग ही व्यक्तित्व दिखता है, इंडिया के जो लोग हैं उनका अलग ही व्यक्तित्व दिखता है। तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग व्यक्तित्व दिखेगा। प्रायोगिक कारक आपका गलत है, इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 सही है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 32 नंबर के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प 1 2 और 3। अगले सवाल पर चलेंगे। 33 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, हम काम करने पर विलंब क्यों करते हैं। हम काम करने में विलंब क्यों करते हैं, हम काम करने में विलंब क्यों करते हैं। तो अपर्याप्त संसाधन, एक तो हमारे पास पर्याप्त अमाउंट में संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक बात है। मैं कहां से शुरू करूं, कहां से स्टार्टिंग करूं, यहां भी ठीक बात है, सोचने वाली बात हो जाती है। जैसे कि आप सोचते हैं कि मुझे आईएएस की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, तो या तो आपके पास प्रॉपर जो है बुक लिस्ट नहीं है, किताबें नहीं है, पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, तो ठीक बात है। कहां से स्टार्ट करें, मैं पहले एनसीईआरटी पढूं या डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से शुरू कर दूं, या फिर कहीं से कोचिंग ले लूं। असफल होने का डर है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तैयारी कर रहा हूं और फेल हो जाऊं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यानी कि सबके सभी, यहां पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सवाल देखिए 34 नंबर का, किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावनात्मक अस्थिरता शामिल है। विच पर्सनालिटी ट्रेट इन्वॉल्व सैडनेस और इमोशनल इनस्टेबिलिटी। तो यहां पे देखिए बहिर्मुखता है, बी ऑप्शन है सहमतता है, एग्रीबलनेस है, सी ऑप्शन है मनोविक्षिप्तता,
डी ऑप्शन है कर्तव्य निष्ठा। तो यहाँ पे मन से भावनात्मक उदासी है, यहाँ पे मनोविक्षिप्तता होगा, न्यूरोटिसिज्म होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी अजनबी को ईमेल करते समय उपयुक्त अभिवादन होगा। किसी अजनबी को आप ईमेल कर रहे हैं, व्हेन ईमेलिंग ए स्ट्रेंजर एन एप्रोप्रिएट ग्रीटिंग वुड बी, उसको कहेंगे डियर सर और मैडम। करेक्ट आंसर सी होगा, प्रिय सर और मैडम। उसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे ऑल राइट मेट, ठीक है दोस्त, या फिर हाय कहेंगे या फिर हेलो कह देंगे, कहेंगे प्रिय सर या मैडम। अगला सवाल स्क्रीन पर है 36 नंबर का, समय प्रबंधन कौशल में शामिल है। समय प्रबंधन कौशल में शामिल है तो लचीला होइए, बीइंग फ्लेक्सिबल होइए, तभी आपका टाइम मैनेज होगा, है ना। मान लीजिए कभी कहीं आप देर से उठे तो कुछ काम को इधर उधर कर दीजिए, आगे पीछे कर लीजिए इस प्रकार से, तो सी आंसर होगा, है ना। अगला सवाल देखिएगा 37 नंबर का, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। देखिए पुराने जमाने में ईमेल नहीं था, वहां तो यही चलता था कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन चलते थे, है ना। तो बाद में ईमेल आ गया तो अब पिया क्या करते हैं, टेलीफोन नहीं करते, ईमेल करते हैं। और जमाना हाईटेक हुआ तो अब व्हाट्सएप कर देते हैं मैसेज, और जमाना हाईटेक हो गया इंस्टाग्राम पर डीएम कर देते हैं। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। एसएमटीपी का किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। अगला सवाल देखिएगा 38 नंबर का साथियों, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति को आत्मविश्वास बनाने में मदद कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प ए पर्सन बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यह पता लगाना कि वह क्या कर सकता है, या उन उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें हासिल करना आसान था, विफलताओं को नजरअंदाज करना या खारिज करना, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करें। तो इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। उन उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करिए जिन्हें हासिल करना आसान था। छोटी छोटी उपलब्धियों से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। छोटे छोटे उपलब्धियां जब आपको हासिल होंगी तो एक बार क्या करेंगे, आप अचानक से हचाक से एक बड़ी उपलब्धि पर कदम रख देंगे। करेक्ट आंसर आपका विकल्प बी होगा। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा, क्या है भैया, यथार्थवादी लक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है। यथार्थवादी, रियलिस्टिक गोल्स मीन, व्हाट डज द टर्म रियलिस्टिक गोल मीन्स। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द गोल शुड बी सिंपल टू इंश्योर दैट एवरीवन फील सक्सेसफुल। क्या लक्ष्य है, यह सुनिश्चित करने के लिए सरल होना चाहिए कि हर कोई जो है महसूस करे। अच्छा बी ऑप्शन भी देख लीजिए, सभी को उनके सुविधा क्षेत्र, तो सभी को आप लोग सुविधा क्षेत्र से उनके जो है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं कर पाओगे। लक्ष्य कठिन भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है लक्ष्य कठिन होना चाहिए लेकिन फिर भी प्राप्त होना चाहिए, यह भी कोई जरूरी नहीं है। सभी लक्ष्य के सभी पार्टियों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए सरल होना चाहिए कि हर कोई सफल महसूस करे, किसी को ये ना लगे कि हमने जीवन में कुछ किया नहीं। अगला सवाल देखिए 40 नंबर का, दूसरों के साथ संवाद करने या सूचना प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता को कहा जाता है। द एबिलिटी टू यूज टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट विद अदर्स और गेट इंफॉर्मेशन इज रिफर्ड टू एज हैविंग। तो डिजिटल एक्सेस, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लॉ, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिजिटल एक्स उसको कहते हैं कि जहां पे आप व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी पा जाइए। तो डिजिटल एक्सेस आजकल सबके पास है, लेकिन क्या डिजिटल जानकारी भी सबके पास है। तो संवाद करने या सूचना प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता, तो जो क्षमता होती है साथियों उसको डिजिटल लिटरेसी कहते हैं, डिजिटल साक्षरता कहते हैं। करेक्ट आंसर व विकल्प बी हो जाएगा। देखिए एक्सेस तो लगभग सबके पास है ना, बस कुछ ही % हमारी पॉपुलेशन है जिसके पास इंटरनेट की पहुंच अभी नहीं है। लेकिन क्या सबको मैसेज करना आता है? तमाम लोग देखिए मैसेज करना नहीं जानते हैं। तमाम लोग देखिए यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करना नहीं जानते हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाइए, पूछिए कि हमको ये पिक्चर लगा करके देख लीजिए, तो आजकल क्या होता है कि एक माइक का बटन दिया रहता है ना, इस पर हचाक से ठोकेंगे, कहेंगे फलाना गाना हमको सुनाओ। उनको लिखना नहीं आता है, टाइप करना नहीं आता है। तो डिजिटल लिटरेसी जरूरी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर का सवाल देखिएगा, व्यक्तिगत विकास गतिविधियों में गतिविधियां शामिल है। पर्सनल डेवलपमेंट एक्टिविटी इंक्लूड एक्टिविटी डाइट, जिससे जागरूकता हो और पहचान बढ़ती है, ठीक है। योग्यताएं और क्षमता विकसित करना है, ठीक है। मानव पूंजी का निर्माण करता है, ठीक है। तो उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हर उपरोक्त सभी वाले आंसर उपरोक्त सभी नहीं टिक किए जाने चाहिए, क्योंकि सभी सही नहीं होते हैं। याद रखिए कि हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती हैं, इसलिए चारों ऑप्शंस को पढ़ करके तब करिएगा, है ना। और तब भी कब कर पाएंगे, जब भाई पढ़े हुए होंगे तभी। 42 नंबर का देखिए, कथन मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूं दृष्टिकोण के किस घटना का एक उदाहरण है? किस घटना का एक उदाहरण है इस प्रश्न के लिए साथियों? 42 नंबर के लिए आपका देखिए व्यवहार परक है, करेक्ट आंसर यही है। अगर मान लीजिए आपने गलती की है और आप बोल देते हैं कि आई एम गोइंग टू अपोलोजाइज माई मिस्टेक फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूं, तो आप व्यवहार परक हैं, बिहेवियरल है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। और जो लोग अपनी गलती नहीं मांगते हैं उनसे बड़ा राक्षस कोई है नहीं। 43 नंबर का सवाल देखिए, विश्वास, बिलीफ, मत, ओपिनियन, संवेग, नॉलेज, भाव, इमोशंस, इरादा, फीलिंग्स, इंटेंशंस आर द कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये सभी किसके कंपोनेंट होते हैं? तो मनोवृत्ति के घटक होते हैं, एटीट्यूड के घटक होते हैं, करेक्ट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर देखिए, अगला सवाल स्क्रीन पर देखिए क्या पूछ रहा है, लक्ष्य निर्धारण के 5 गृह सिद्धांत या मूल सिद्धांत हैं। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग्स आर। अब ये सब भाई स्टैटिक क्वेश्चंस है, ऐसे ही याद करना पड़ेगा, पढ़े रहेंगे तभी। तो पहले लक्ष्य में आपके क्लियरिटी होनी चाहिए, फिर लक्ष्य को चुनौती दीजिए, प्रतिबद्धता आपका रहे, कमिटमेंट रहे कि नहीं हम तो ये हासिल कर लेंगे, प्रतिक्रिया और कार्य जटिलता, करेक्ट आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा साथियों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 45 नंबर का, निम्नलिखित में से मन की कौन सी संरचना आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्लीजर प्रिंसिपल? प्लीजर प्रिंसिपल से आपका इदम है, करेक्ट आंसर ए होगा, आईडी इदम, इदम अहम पराहम, ये तीनों व्यक्तित्व के गुण होते हैं कह लीजिए। 46 नंबर का देखिए, समय प्रबंधन रणनीतियों में शामिल है। द मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग, इट इज करेक्ट। गोल सेटिंग, इट इज आल्सो करेक्ट। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है 47 नंबर का, आत्मविश्वास क्या है? क्या है भैया? तो एक शील गुण है, ट्रेट है। सेल्फ स्टीम क्या है? एक ट्रेट है। या सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? एक ट्रेट है। अगला सवाल देखिएगा 48 नंबर का प्यारे साथी, निम्नलिखित में से किसे आत्मसम्मान के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं किया जा सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द की एलिमेंट ऑफ सेल्फ स्टीम? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक है, शामिल करेंगे। सुरक्षा की भावना शामिल करेंगे, और सेल्फ हैंडीकैपिंग ये तो गलत बात है, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये भी शामिल करेंगे। तो कौन शामिल नहीं किया जा सकता है? तो आत्मविकलांगता, करेक्ट आंसर सी है। अगला सवाल देखिएगा 49 नंबर का, इलियट और मैकग्रेगर 2001 के शोध से पहले लक्ष्यों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, सिवाय इलियट और मैकग्रेगर जो कि 2001 में एक शोध प्रकाशित किए थे, उनसे पहले जो लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, एक्सेप्ट। तो परिहार लक्ष्य, अवॉइडेंस गोल, है ना, किसी चीज को टाल मटोल करना, सी ऑप्शन यही शामिल नहीं था। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है 50 नंबर का, आत्मसम्मान का अर्थ है। आत्मसम्मान बेचकर जीना भी क्या जीना है? अगर जीना है साथियों तो आत्मसम्मान के साथ जियो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जियो, ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आत्मसम्मान का अर्थ क्या है? तो किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्णय, या किसी के व्यवहार पर आंतरिक नियंत्रण, किसी के व्यवहार पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, संतुष्टि में देरी करना गलत बात है, किसी के व्यवहार पे बाहरी नियंत्रण भी आप नहीं कर सकते। तो आत्मसम्मान का मतलब होता है वैल्यू जजमेंट ऑफ ए पर्सन अबाउट हिमसेल्फ, कोई व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है ना। तो आत्मसम्मान ए ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए होगा, आत्मसम्मान। आज की इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस थे साथियों। आशा करते हैं आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपसे कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए रेडी है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग अपना वैलिड क्वेश्चन, वैलिड क्वेरी इंस्टाग्राम पर भी हमसे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।